गुड मॉर्निंग क्लास, वेरी गुड मॉर्निंग। सरस्वती विद्यापीठ उच्च माध्यमिक विद्यालय देवन रोड शापरा की ऑनलाइन क्लास में मोस्ट वेलकम, हार्दिक अभिनंदन। प्यारे बच्चों, मानव भूगोल में हमने पिछले 3 लेसन कंप्लीट किए और आज जो लेसन प्रारंभ होने जा रहा है वो लेसन है 4, लेसन 4 और लेसन का नाम है विश्व जनसंख्या संरचना। जिस प्रकार संरचना की यदि मैं मीनिंग आपको बताऊं तो एक प्रकार का स्ट्रक्चर, ढांचा, ठीक है। हमारा शरीर में भी एक है कंकाल, और कंकाल को क्या बोलते हैं? ढांचा। किसी भी चीज का एक स्ट्रक्चर होता है, एक संगठन होता है। आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वर्ल्ड पॉपुलेशन स्ट्रक्चर, यानी कि विश्व की जनसंख्या संरचना, ठीक है। दूसरी बात, भारत के जो मिसाइल मैन हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उन्होंने एक जगह कहा था कि किसी भी राष्ट्र की नींव उसका मानव होता है। किसी भी राष्ट्र की नींव उसका मानव होता है। इसका मतलब क्या हो गया? किसी भी देश की, किसी भी राष्ट्र की उन्नति और अवनति में, किसी भी देश की, किसी भी राष्ट्र की उन्नति और अवनति में उसकी जनसंख्या का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अपन भारत को एक उदाहरण से समझिए। हम भारत को कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाला देश क्यों कहते हैं? हम भारत को कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाला देश इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर 2/3 से अधिक जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है। कौन से कार्यों में संलग्न है? कृषि कार्यों में संलग्न है। इट इज क्लियर। अब बात करते हैं थोड़ी आगे की, और आगे की चर्चा में मैं आपको बताऊंगा, यानी कि जनसंख्या में स्त्री, पुरुष, ठीक है, बूढ़े, जवान, वृद्ध, जवान और प्रौढ़, कुल मिलाकर के सबके सब इसमें शामिल होते हैं। तो प्यारे बच्चों, किसी भी देश की उन्नति के पीछे उसकी जनसंख्या का महत्वपूर्ण योगदान होता है। किस देश में आप एक उदाहरण और लीजिए। अपनी एक फैमिली है, अपनी फैमिली में कितने व्यक्ति कौन सा कार्य करते हैं, तो हमारी फैमिली की प्रोग्रेस उसी कार्य पे आधारित होती है, उसी कार्य पे टिकी हुई होती है। इट इज क्लियर। आगे देखते हैं विश्व जनसंख्या संरचना। देखते हैं मानव की आर्थिक गतिविधियां प्राकृतिक संसाधनों व जनसंख्या से जुड़ी होती है। पहले बच्चों मैंने आपको मानव भूगोल के पहले पार्ट में इतना खोल के पढ़ाया था, और वही चीज वापस यहाँ पर क्लियर हो रही है। क्या बताया था मैंने? 2 प्रकार के मानव भूगोल में 2 प्रकार के वातावरण की चर्चा की थी। एक तो था प्राकृतिक वातावरण, ठीक है, और एक था तुम्हारे सांस्कृतिक वातावरण। प्राकृतिक वातावरण को भौतिक वातावरण की संज्ञा भी दी जाती है, ठीक है। साथ ही साथ मैं आपसे चर्चा ये भी करूंगा कि जब अपन मानव भूगोल की प्रकृति और विशेष क्षेत्र पढ़ रहे थे, तो उन विशेष क्षेत्र के अंदर मानव को मानव भूगोल का केंद्र बिंदु माना गया था। अरे भौतिक भूगोल का केंद्र बिंदु तो स्थान है। कौन है? स्थान। और मानव भूगोल का जो केंद्र बिंदु है वो कौन है? मानव। याद कर लेना, बोर्ड में पूछ सकता है आपसे, भौतिक भूगोल का केंद्र बिंदु किसे कहा जाता है? भौतिक भूगोल का जो केंद्र बिंदु होता है वो कहा जाता है स्थान को, और मानव भूगोल का जो केंद्र बिंदु होता है वो कहलाता है क्या बेटा? मानव। आगे की चर्चा करते हैं पहले बच्चों, और देखते हैं मानव की आर्थिक गतिविधियां, यानी कि इकोनॉमिकल एक्टिविटीज प्राकृतिक संसाधनों व जनसंख्या से जुड़ी हुई होती है। अरे आप लोगों ने खनिज के बारे में खूब पढ़ा है, साइंस के अंदर पढ़ा है, पर्यावरण में सामाजिक में पढ़ा है खनिज के बारे में। खनिज का भी निश्चित रासायनिक और भौतिक गुणधर्म होते हैं इसके, खनिज के, ठीक है। लेकिन दैनिक जीवन में काम आने वाली अनेक वस्तुओं में मानव की आर्थिक क्रियाकलाप प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित होता है। आप एक छोटी सी कल्पना कीजिए, आप चाहे वो प्लास्टिक हो, चाहे वो लकड़ी हो, चाहे लोहा हो, हमारे दैनिक जीवन में काम आने वाली अनेक जो प्राकृतिक संसाधन है, और इनसे मानव का आर्थिक गतिविधियों का जुड़ाव होता है। ये अरे पेड़ से यदि कोई कारपेंटर
कोई बढ़ई, कोई फर्नीचर बना रहा है, तो पेड़ तो क्या हो गया, वृक्ष तो क्या हो गया, प्राकृतिक संसाधन हो गया, वृक्ष क्या हो गया, प्राकृतिक संसाधन हो गया। और बढ़ई जो उसके साथ क्रिया कर रहा है वो क्या हो गई, बढ़ई की आर्थिक क्रिया हो गई। क्या हो गई, आर्थिक क्रिया हो गई। दूसरा मैं आपको इसमें एक चीज से आपको और संतुष्ट करूंगा, मत्स्य पालन, मछली पालन। अब मत्स्य जल भी भौतिक तत्व है, प्राकृतिक तत्व है, मछली भी सजीव है, प्राकृतिक तत्व है, लेकिन मछली खाता है और जो बेचता है उसके लिए क्या हो गई, आर्थिक गतिविधि हो गई। कौन हो गई, मत्स्य पालन आर्थिक गतिविधि हो गई। इसी प्रकार से यदि कोई मानव, इसी प्रकार से यदि कोई मानव कृषि वगैरह का कार्य करता है तो कृषि भी क्या हो गई, कृषि एक प्राकृतिक तत्व है देखे जाए तो, लेकिन इसका जुड़ाव किससे हो गया, आर्थिक क्रियाकलाप से जुड़ाव हो गया। तो ये कह रहा है कि मानव की आर्थिक गतिविधियां, आर्थिक क्रियाओं की परिभाषा सबको याद होनी चाहिए। आप तो बोलते कि मानव को बोल पढ़ रहे हो, वे क्रियाकलाप जिनसे मानव को आय की प्राप्ति होती है, वे क्रियाकलाप जिनसे मानव को आय की प्राप्ति होती है, आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। आर्थिक क्रियाएं मुख्य रूप से, संभव रूप से, मुख्यतः रूप से क्रियाकलाप तीन प्रकार की होती हैं। और वैसे वर्तमान समय के दृष्टिकोण से देखें तो वर्तमान दृष्टिकोण से 5 प्रकार की आर्थिक क्रियाकलाप हो गई। कौन कौन सी है, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम। प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम, ठीक है। ये सारी की सारी जो एक्टिविटी हैं इनमें कहीं न कहीं परोक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कहीं न कहीं इनमें प्राकृतिक संसाधनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो देखते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। मानव की आर्थिक गतिविधियां प्राकृतिक संसाधनों व जनसंख्या से जुड़ी होती है। किससे जुड़ी होती है, जनसंख्या से, वह जनसंख्या से जुड़ी होती है। कौन सी गतिविधियां, आर्थिक गतिविधियां। अरे मिट्टी खेत में पड़ी है, ठीक है, लेकिन मिट्टी की आज एक ट्रॉली कितने रुपए में आ रही है आपको मालूम है क्या? पत्थर पर मकान बनाते हैं, पत्थर ट्रॉली कितने में आ रही है? कुल मिला करके पत्थर डालने वाला, मिट्टी डालने वाला आय की प्राप्ति कर रहा है नहीं कर रहा है? तो ये हो गया क्या बच्चों, आर्थिक गतिविधियां। आगे देखते हैं, जनसंख्या संरचना का अध्ययन प्रादेशिक विकास नियोजन के लिए महत्वपूर्ण होता है। अब आपको बता दूं मैं कि प्रादेशिक नियोजन क्या होता है। देखो, यदि मैं बात करूं तो इसको अंग्रेजी में बोलते हैं रीजनल प्लानिंग। क्या बोलते हैं, रीजनल प्लानिंग। प्रादेशिक नियोजन को अंग्रेजी में जो शब्द काम में लेते हैं वो बोलते हैं रीजनल प्लानिंग। आपको मालूम है किसी प्रदेश का, किसी क्षेत्र विशेष का जब हम विकास करना चाहते हैं तो नियोजन अति आवश्यक है, प्लानिंग अति आवश्यक है। आपको भी मालूम है, आप 12th क्लास में पढ़ रहे हो, यदि आपके जीवन की कोई प्लानिंग नहीं है तो आप जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते हो। आप एक सक्सेस में तभी कहलाओगे जब आपका एक अपना ऑब्जेक्टिव हो, एक लक्ष्य हो, एक गोल हो, और तभी आप एक सच्चा मानव कहलाओगे, इंटेलिजेंट मैन कहलाओगे। आप बात समझ में आ रही है? तो जीवन में आगे बढ़ने के लिए, जीवन में प्रोग्रेस करने के लिए कुल मिलाकर के प्रादेशिक विकास नियोजन, जो ये शब्द आया नियोजन, प्लानिंग जीवन में अति आवश्यक होती है। अब देखते हैं जनसंख्या संरचना के घटक। जनसंख्या संरचना के घटक अपन देखते हैं। देखो, घटक पैदों और घटकों से मिलकर के क्या कहलाता है, संगठन कहलाता है। क्या कहलाता है, संगठन कहलाता है। एक कहावत भी आती है, बूंद बूंद से घड़ा बनना, ठीक है। कुल मिलाकर के पूरा एक ढांचा तैयार होता है। अब देखते हैं कि जनसंख्या संरचना की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। जनसंख्या संरचना में तुम्हारे साक्षरता है, लिंगानुपात है, जनसंख्या संगठन है, आयु संरचना है। ये सभी किसके घटक है, जनसंख्या संरचना के घटक है। जनसंख्या संरचना के घटक को आप ये भी समझ सकते हो कि सबसे पहले जनसंख्या संरचना का अध्ययन करने के लिए आपको इन चीजों से गुजरना होगा। जब ये प्रत्येक इन चीजों पे आप एक्टिव हो जाओगे तब जाके आपके जनसंख्या संरचना का रिजल्ट तैयार होगा। अरे जनसंख्या संरचना, पॉपुलेशन स्ट्रक्चर की रिपोर्ट आप तभी बना पाओगे जब आप जनसंख्या संगठन, साक्षरता,
आयु संरचना और लिंग अनुपात, इन सब का अध्ययन कर लोगे। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और एक एक पॉइंट पे फोकस करके चलते हैं। देखते हैं साक्षरता। साक्षरता को अंग्रेजी में बोलते हैं लिटरेसी। क्या बोलते हैं बच्चों? लिटरेसी। साक्षरता को अंग्रेजी में जो नाम दिया गया है, साक्षरता को अंग्रेजी में बोलते हैं लिटरेसी। क्या बोलते हैं? लिटरेसी का प्रयोग किया जाता है इसके लिए, साक्षरता के लिए। देखो साक्षरता वह शब्द है जिसमें भारत में परिभाषा दी गई है 7 वर्ष से अधिक आयु की ऐसी जनसंख्या जो किसी भाषा को बोलने में दक्ष हो और अंकगणितीय गणना करने में दक्ष हो। क्या कहलाती है? साक्षरता कहलाती है। आपको मालूम है भारत आज एक विकासशील राष्ट्र है और जब से भारत में साक्षरता की दर बढ़ी है, शिक्षा का प्रसार हुआ है, उसके बाद आज आप भारत की तस्वीर देख रहे हो। आज इंटरनेशनल जो पहचान बनी है भारत की, शायद ही कभी बनी हो। कुल मिलाकर के अपने राजनीतिक बात नहीं कर रहे हैं, अपन बात कर रहे हैं साक्षरता की, क्योंकि शिक्षा से उजाला होता है, शिक्षा मोक्ष प्रदान करती है। सा विद्या विमुक्तये, सा विद्या विमुक्तये। ठीक है, तो साक्षरता, यदि साक्षर आदमी नहीं होगा तो वो कमाना तो बहुत दूर की बात है, अपने जीवन को सही ढंग से जी नहीं पाएगा, अपने जीवन को सही ढंग से जी नहीं पाएगा। आप कल्पना करोगे, और मैंने पूर्व वाले पाठ लेसन 2 में आपको पढ़ाई की विश्व की प्रमुख जनजातियां, उन जनजातियों लोगों से आप मिल लेना और फिर चिंतन कर लेना, आपको अंतर समझ में आ जाएगा कि साक्षरता क्या चीज है। व्हाट दिस, समझ आ रही है? लिटरेसी क्या चीज है। आप एस्किमो से मिल लेना, बुशमैन से मिल लेना और फिर इस शब्द को रखना, साक्षरता वाले शब्द को रखना और फिर दोनों में आप अंतर निकाल लेना और दोनों को आप चिंतन कर लेना, आपको लिटरेसी समझ में आ जाएगी। वास्तव में शिक्षा के बिना कुछ भी नहीं है। शिक्षा पर जो किताबें पढ़ रही है शिक्षा नहीं है, अपने कहीं से भी रोजाना जो ज्ञान की बात सीखने को मिलती है वो हमारे लिए क्या है? एक एजुकेशन है। शिक्षा कभी मरती नहीं है। अरे शिक्षा को अमृत का दर्जा दिया गया है, ज्ञान को अमृत का दर्जा दिया गया है। संस्कृत में आता ना, अस्तो मा सद्गमये तमसो मा ज्योतिर्गमये और मृत्युर्मा अमृतम गमये। तो तुम्हारी एजुकेशन को हमारे को मृत्यु से अमरता की ओर ले जाती है। तो कुल मिलाकर के प्यारे बच्चों, निश्चित रूप से कहीं न कहीं जनसंख्या के घटकों में इन सभी घटकों का महत्वपूर्ण योगदान है। तो पहला घटक आपके समझ में आएगा नहीं आया? साक्षरता। भारत में 7 वर्ष से अधिक वे आयु जनसंख्या के ऐसे लोग जो किसी भाषा को पढ़ लिख सके और लघु अंकगणितीय गणना कर सके। यानी कि तुम दूध का हिसाब भी कर लोगे तो आप, मैं ये मानूंगा आप साक्षर हो गए। आगे चलते हैं, एक उदाहरण हम देखते हैं साक्षरता को लेकर के। पहले बिल्कुल जो अपने वुमेन जो एजुकेशन थी, वुमेन एजुकेशन में नारी शिक्षा में पहले बहुत ज्यादा कटौती थी। महिलाओं को केवल 5वीं पास या 8वीं पास तो अधिकतम था और 8वीं पास तो बहुत ऊंचे वर्गों में पढ़ाया जाता था और अन्य वर्गों में तो ये मान के चलो पहली दूसरी क्लास और जो भी पढ़ा तो कोई गारंटी नहीं पढ़ाई, उसके बाद तो पूरी की पूरी एजुकेशन और शादी करके फ्री। आज महिलाएं आपको बैंकिंग सेक्टर में मिलेंगी, तुम्हारे एजुकेशन फील्ड में मिलेंगी, ऐसा कोई फील्ड नहीं है दुनिया का। अरे महिलाएं ट्रेन चला रही हैं। एक उदाहरण देना चाहूंगा, हमारे पास में पावटा, आपका नाम सुना है? कोटपुतली से पहले आता है पावटा, कि यहाँ सापर से 26-27 किलोमीटर है पावटा। और पावटा की पहले राजस्थान की पहली मेट्रो ड्राइवर बनी है। मेट्रो जानते हो ना, ट्रेन, मेट्रो ट्रेन को चलाने वाली राजस्थान की पहली महिला पायलट कहाँ की है? पावटा की रहने वाली है, बड़ियों की लड़की है। कुल मिलाकर के मेरा कहने का मतलब ये हो गया कि जब साक्षरता इस तरह बढ़ा और मानव को लगा कि वास्तव में इसमें दम है, तो आज लक्ष्य स्कूल, कॉलेज, गर्ल्स स्कूल और बिल्कुल स्त्री को बिल्कुल पुरुष के बराबर दर्जा मिल रहा है। ये शहरों तो वास्तव में शिक्षा के बिना सब अंधेरा है, शिक्षा है सब कुछ है, साक्षर है सब कुछ है। एक एग्जाम्पल से मैं और समझा दूं आपको। आप कहीं चले गए और रास्ता भटक गए। क्या भटक गए? रास्ता। अब यदि आपको पढ़ना लिखना आता है तो आप पढ़ना करके भी पूछ करके भी आप उनसे बोर्ड वगैरह देख करके भी आप अपने वहां आ जाओगे। और यदि आप अनपढ़ हो तो आपका तो मालूम है टाइम फिश कोई मतलब नहीं है। इसलिए प्यारे बच्चों
वास्तव में ज्ञान सब कुछ है, ज्ञान के बिना कुछ भी नहीं है। तो जब से साक्षरता का स्तर बढ़ा है तब से देश में बहुत ज्यादा सुधार हुआ है। आगे चलते हैं। आयु संरचना। आयु संरचना की बात करूं तो आयु संरचना को 3 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया है? 3 वर्गों में आयु संरचना को बांटा गया है। अब 3 वर्गों में आयु संरचना कौन सी हो गई? 3 वर्गों में तुम्हारे युवा वर्ग, फिर प्रौढ़ वर्ग और फिर वृद्ध वर्ग। 0 से 14, 15 से 64 और 65 से अधिक। ठीक है, आगे चलते हैं। लिंगानुपात। लिंगानुपात का मतलब होता है प्यारे बच्चों, प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात के नाम से जाना जाता है। ये परिभाषा कौन से देश के लिए दी गई है? यह परिभाषा केवल और केवल भारत के लिए दी गई है। किसके लिए दी गई है? भारत के लिए दी गई है। यदि मैं विश्व की बात करूं, तो विश्व की जो पहली परिभाषा है वो आपके है कि प्रति 100 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या। अरे बात तो वही है, बात समझ आ रही है? सूत्र में तो हेरफेर कर दी। भारत में तो क्या दे दिया? प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। और जो विकसित राष्ट्र है उनके लिए क्या दे दिया? प्रति 100 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या। मैं आपको एक बात तो कहना चाहूंगा, विकसित राष्ट्रों में जनसंख्या घनत्व न के बराबर है, कम है। जनसंख्या भी कम है और जनसंख्या घनत्व भी कम है। जनसंख्या घनत्व पिछले पाठ पढ़ा था, क्या होती है डेफिनेशन? कौन बताएगा? मैं बताता हूं, तो काम हो गया। जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर में निवासित लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। पहले बच्चों तो लिंगानुपात समझ में आया नहीं आया? इस समय भारत में एक राज्य है जिसका लिंगानुपात बिल्कुल खतरे में पड़ा हुआ है, और वो कौन सा है? हरियाणा राज्य। हरियाणा में बेटियों के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है। एलकेजी से लेकर के और पीजी क्लास तक बिल्कुल पढ़ाई फ्री। और यहाँ तक कि गवर्नमेंट स्कूलों और गवर्नमेंट कॉलेजों में सरकार ने बस खरीद करके बसें भी, कई स्कूलों में बसें भी दे रखी हैं जहाँ पर अच्छी स्ट्रेंथ है। तो कुल मिलाकर बेटियों के ऊपर बहुत ज्यादा। राजस्थान की बात करूँ तो राजस्थान में प्यारे बच्चे पुरस्कार चालू किया गया था, गार्गी पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार है? गार्गी पुरस्कार। राजस्थान अजमेर बोर्ड देता है गार्गी पुरस्कार। अब देखते हैं आप में से कौन कौन सी लड़की गार्गी पुरस्कार ले रही है। इसी प्रकार से एक और योजना चालू करी गई, लिंगानुपात, क्या नाम है? देव नारायण स्फूर्ति योजना। और देव नारायण योजना स्फूर्ति योजना को अब एक और योजना में तब्दील किया गया है, और इस योजना का नाम प्रेजेंट कर दिया गया कालीबाई। कालीबाई कौन थी? अपने गुरु की रक्षा करने वाली थी कालीबाई। डूंगरपुर की रहने वाली थी। नाम रास्तापाल में घटना हुई थी, रास्तापाल में, मालूम हो तो आपने पढ़ा हो तो देवनारायण का नाम चेंज करके और सरकार प्रेजेंट वर्तमान सरकार ने नाम कर दिया कालीबाई स्फूर्ति योजना। और कालीबाई स्फूर्ति योजना के अंदर बुजुर्ग की लड़कियों को मिलेगी देवनारायण योजना में। तो इसके अलावा जो लड़कियां 90% से अभाव होंगी उनको भी सरकार 50,000 रुपए की गाड़ी दे रही है। ठीक है, अब आप देखते हो स्कूटी लेते हो, क्या लेते हो वो आपके ऊपर है। लड़कों को क्या मिलेगा? लड़कों के लिए भी लैपटॉप की योजना लाएंगे, हैं? अच्छा, आगे चलते हैं। जनसंख्या संगठन। जनसंख्या संगठन के अंदर मुख्य रूप से ये तो तीनों तो आएंगे। अब संगठन का मतलब ये हो गया, इसमें स्त्री, पुरुष, बाल, बच्चे, कुल मिलाकर के सबके सब पूरे के पूरे उसमें आयु वर्ग को देखा जाता है। ठीक है, अभी 3 वर्ग तो मुख्य रूप से है। अब देखते हैं आयु संरचना में 3 वर्ग मुख्य रूप से कौन से हैं। पहले बात तो किसी भी देश की जनसंख्या को कितने वर्गों में? किसी भी देश की जनसंख्या को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। किसी भी देश की जनसंख्या को 3 वर्गों में, किसी भी देश की जनसंख्या को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है? 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। 3 वर्ग कौन कौन से हैं? 0 से 14 वर्ष युवा वर्ग, 15 से 64 वर्ष प्रौढ़ वर्ग, और 65 से, ये प्रश्नवाचक का चीज मत समझना, इसमें मैं एकदम पूरा आप कंफ्यूजन होंगे, अधिक 65 वर्ष से अधिक। ठीक है, अब देखो युवा वर्ग तो कौन सा कहलाया? 0 से 14 युवा वर्ग। प्रौढ़ वर्ग कौन सा कहलाया? 15 से 64, और वृद्ध वर्ग कौन सा कहलाया? 65
जनसंख्या ज्ञात करने के लिए उस देश की आयु संरचना का अध्ययन आवश्यक होता है। किसी देश में कार्यशील का मतलब बच्चों, कार्यशील का मतलब होता है एक्टिव जनसंख्या, जो जनसंख्या आर्थिक क्रियाकलाप करती है, ठीक है। किसी भी देश की कार्यशील जनसंख्या ज्ञात करने के लिए उस देश की आयु संरचना का अध्ययन किया जाता है। अब देखते हैं, इधर ध्यान लगाओ, 0 से 14 वर्ष, 0 से 14 वर्ष ये क्या हो गया, एक प्रकार से ये हो गया आश्रित चर, कौन सा चर हो गया, आश्रित चर। 15 से 64 वर्ष प्रौढ़ वर्ग है, कौन सा हो गया ये हो गया तुम्हारा कार्यशील, क्या हो गया, कार्यशील। और ये भी क्या हो गया, बूढ़े जो लोग हैं, वृद्ध माँ बाप है, बूढ़े लोग हैं, वो भी किसके ऊपर आश्रित है, युवा वर्ग के ऊपर आश्रित है। तो 3 प्रकार के हैं, आश्रित, कार्यशील और आश्रित, ठीक है। वैश्विक आंकड़ों के अनुसार, वैश्विक आंकड़ों के अनुसार 2004 में, वैश्विक आंकड़ों के अनुसार 2004 में जनसंख्या संरचना में वृद्ध जनसंख्या कितनी का परसेंट कितना है, 6.8%, कितना है, 6.8%। आपको बिल्कुल याद रखना है, पूछ सकता है बोर्ड में कि जनगणना 2004 के अनुसार वैश्विक आंकड़ा, विश्व स्तर पर जनगणना 2004 के अनुसार वृद्ध जनसंख्या का परसेंट कितना है, 6.8%, कितना है, 6.8%। विश्व स्तर पर वृद्ध जनसंख्या पर एक नजर और डाल लेते हैं, देखते हैं। तो यह आंकड़ा आपको याद होना चाहिए, कितना परसेंट है, 6.8%। 3 प्रकार के होते हैं, 0 से 14, फिर 15 से 64 और 65 से अधिक। 0, 15, 65, 14, 64, ऐसे दिमाग में डालो, ये ऐसे डालो। 0 से 14 आश्रित वर्ग, फिर 15 से 64 कार्यशील, और फिर 15 से 65 से अधिक वृद्ध जनसंख्या। 0 से 14, 15 से 64 और 65 से अधिक। अब चलते हैं आगे। विश्व स्तर पर वृद्ध जनसंख्या पर एक नजर डालते हैं। पहला है यूरोप महाद्वीप। अब आपको सर एशिया महाद्वीप तो सबसे बड़ा है, आपने यूरोप का नाम क्यों लिख दिया, आपने हमारे महाद्वीप का नाम क्यों नहीं लिखा। हमारे महाद्वीप का नाम क्या है, एशिया महाद्वीप। अब मैं ये कह रहा हूं कि ये ऊपर से नीचे चल रहा है, सर्वाधिक से कम की ओर, सर्वाधिक, मध्यम और निम्न, इस कैटेगरी में ये टेबल बनाई गई है। अब सुन लो, यूरोप में ये कह रहा है विश्व स्तर पर वृद्ध जनसंख्या पर एक नजर। वृद्ध नाम ना, अरे आजकल तो बुरी हालत है, माँ बापों को भी वृद्ध आश्रम में युवा वर्ग छोड़ रहा है। बड़ी सोचनीय और दयनीय स्थिति है। लेकिन एक टेबल पर नजर डालिए और देखिए, यूरोप 14.6% वृद्ध जनसंख्या कितना है। अब यहाँ पर एक प्रश्न बन गया बोर्ड के लिए, बोर्ड में एग्जाम में प्रश्न आता है यहाँ पर कि कौन से महाद्वीप में वृद्ध जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है। तो कौन से मतलब हो गया, यूरोप में। वेरी इंपोर्टेंट जो लगे यहाँ पर, तो ये आ गया आंकड़ा, सर्वाधिक आंकड़ा आ गया। किसका आंकड़ा आ गया, सर्वाधिक आंकड़ा आ गया। सर्वाधिक वृद्ध जनसंख्या यूरोप महाद्वीप में देखने को मिल रही है। आपके सामने टेबल 14.6%। इसके बाद आगे चलते हैं, उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में कितना है, 12.5%। कितना परसेंट है, 12.5%। उत्तरी अमेरिका वही महाद्वीप है जिसमें कनाडा देश आता है, यूएसए आता है, ठीक है। आगे चलते हैं, अफ्रीका। अफ्रीका तो बिल्कुल गुजर गया, कितना है, 3.2%, ठीक है। ये हो गया सबसे कम, सबसे कम में कौन सा महाद्वीप आएगा, सबसे कम में आएगा अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है। और अफ्रीका महाद्वीप का बेचारा आज में ऐसा महाद्वीप है जहां विकास के नाम पर कुछ भी नहीं है। केवल 1-2 सिटियों को छोड़ करके, एक तो किम्बरले जहां पर हीरे की खान है, किम्बरले, ये 2-4 नगरों को छोड़ करके अफ्रीका की हालत बिल्कुल खराब है। आगे देखते हैं, एशिया। एशिया में कितना परसेंट है, 5.8%। एशिया में है 5.8%। अब दोबारा एक बार नजर मार लेते हैं, यूरोप 14.6%, वृद्ध जनसंख्या में नंबर 1 पे यूरोप है, और सबसे कम कौन है, 3.2 अफ्रीका के साथ। 14.6 के साथ यूरोप है, 3.2 के साथ अफ्रीका है, और एशिया का है 5.8%, और उत्तरी अमेरिका में है 12.5%। वास्तव में जो मानव विकास की रिपोर्ट जो आई है, अभी यूएनओ की जो रिपोर्ट आई है,
क्या बोलते हैं उसको आप, क्रियाशील तो जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन जो वर्ग जनसंख्या है उसका ग्राफ दिन प्रतिदिन बिल्कुल नीचे चला जा रहा है। यदि मैं बात करूं एशिया में केवल एक देश की, और उस देश का नाम है जापान। कौन सा देश है? जापान। जापान में 88 साल का उम्र का व्यक्ति भी मैराथन दौड़ लगाता है, मैराथन कंपटीशन में भाग लेता है। कहां पे? जापान में। आगे देखते हैं। तो ये तो विशिष्ट पर था, विश्व यानी विशिष्ट का मतलब हो गया महाद्वीपों का आंकड़ा था वर्ग जनसंख्या को लेकर के। अब बात करते हैं अपन राष्ट्रीय स्तर की बात करते हैं। अब राष्ट्रीय स्तर में आपके सिलेबस में 4 नाम दे रखे हैं। नंबर 1 पे है जापान। कौन सा देश है? जापान। जापान की राजधानी नाम ना हो सबको, टोक्यो, याद कर लेना। तो जापान का कितना परसेंट है? 18.27%। जर्मनी का है 17.17, फ्रांस का है 16.21 और ब्रिटेन का है 15.9%। और प्यारे बच्चों, यदि मैं अफ्रीकी देशों की बात करूं ना, अफ्रीकी देशों की यदि मैं बात करूं ना, तो अफ्रीकी देशों में तो 2 से 3% का ही आंकड़ा चल रहा है। कितना चल रहा है? 2 से 3% का आंकड़ा प्रेजेंट में चल रहा है। तो देखो, मैंने अभी आपको बताया कि भारत का जो मिसाइल मैन था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उसने एक जगह लिखा है कि वास्तव में किसी भी राष्ट्र की उन्नति में उस राष्ट्र की जनसंख्या का बहुत बड़ा हाथ होता है। ठीक है, किस देश के लोग कौन सा कार्य कर रहे हैं। यदि मैं अपने परिवार की बात करूं, एक फैमिली की बात करूं, तो एक फैमिली में कितने लोग कौन सा कार्य कर रहे हैं, तो वो उस फैमिली की उन्नति, उस फैमिली की प्रोग्रेस उसी कार्य पर निर्भर होती है। देखते हैं प्यारे बच्चों, भारत को कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाला देश का दर्जा दिया गया है। अब इसको कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाला देश का दर्जा क्यों दिया गया? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग कृषि कार्य में संलग्न हैं। जापान की जो अर्थव्यवस्था है वो किसके ऊपर टिकी हुई है? जापान की वर्तमान अर्थव्यवस्था तो तकनीक के ऊपर आधारित हो गई, लेकिन जो मूलभूत जो उसकी अर्थव्यवस्था है वो है मत्स्य पालन के ऊपर। क्योंकि जापान में घर-घर के अंदर पौंड बना रखे हैं, तालाब बना रखे हैं मत्स्य पालन करने के लिए। ठीक है, अब चलते हैं। मानव की आर्थिक गतिविधियां प्राकृतिक संसाधनों व जनसंख्या से जुड़ी होती हैं। जब मानव भूगोल का प्रकृति और विशेष क्षेत्र वाला मैंने लेसन पढ़ाया था, तो ये पूरी चीज क्लियर हो रही थी, वहां पर पूरी चीज क्लियर हुई है। प्राकृतिक वातावरण होता है, एक है सांस्कृतिक वातावरण। आगे चलते हैं। जनसंख्या संरचना का अध्ययन प्रादेशिक विकास नियोजन के लिए महत्वपूर्ण होता है। अब देखते हैं जनसंख्या संरचना के घटक या संगठन। देखो, साक्षरता का मतलब क्या हो गया पहले बच्चों? भारत में 7 वर्ष से अधिक और विश्व में आंकड़ा क्या रखा है? 15 वर्ष का। भारत में 7 वर्ष और विश्व में 15 वर्ष। भारत में 7 वर्ष से अधिक आयु संरचना की ऐसी जनसंख्या जो किसी कार्य को करने में तो दक्ष के साथ हो या नहीं हो, लेकिन किसी भाषा को बोलने में दक्ष होनी चाहिए और साथ में लघु अंकगणितीय गणना भी कर सके। वो क्या कहलाता है? साक्षरता कहलाता है। और जहां साक्षरता है वहां सब कुछ है, क्योंकि शिक्षा के बिना सब अंधेरा है। आगे चलते हैं। आयु संरचना, यानी कि आयु संरचना के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं। इससे एज स्ट्रक्चर में 3 भागों में बांटा गया है। 0 से 14 वर्ष, 15 से 64 वर्ष और 65 से अधिक आयु वाले लोग। अब इसमें 0 से 14 तो क्या हो गया? आश्रित हो गया। अरे 14 साल के बच्चे के कमाने जा रहे हैं वर्तमान में, जिनके माँ बाप खत्म हो गए वो फिर भी कमाने जा रहे हैं, जिनके माँ बाप जिंदे हैं वो नहीं कमाने जा रहे हैं। 0 से 14 वर्ष तक की आयु का बच्चा को पढ़ाते हैं, उसके ऊपर खर्च करते हैं, यानी कि पूरा का पूरा 0 से 14 आयु वर्ग का है वो भी कार्यशील के ऊपर निर्भर रहता है। अपवाद की बात करूंगा नहीं मैं। आगे चलते हैं। अब जो 65 साल से अधिक जिनकी आयु हो गई है वे भी मुख्य रूप से अपने ऊपर ही आश्रित होते हैं। ठीक है, तो किसी भी देश की जनसंख्या को 3 वर्गों में रखा जाता है। ये तुम्हारा हो गया आयु संरचना वाला ढांचा हो गया। कितने वर्गों में हो गया? 3 वर्गों में। आगे चलते हैं लिंग अनुपात। देखो, भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को लिंग अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। लेकिन जो विकसित राष्ट्र है वहां पर प्रति 100 पर नापा जाता है, वहां पर उल्टा है। वहां पर कैसे नापते हैं? क्या परिभाषा है लिंग अनुपात की? वहां पर लिंग अनुपात की परिभाषा जो है वो दी गई है प्रति 100 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या। और सही बता रहा हूं, वास्तव में विकसित राष्ट्रों की तो कहानी और भी अलग है। वहां पर पुरुषों की
संख्या बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर पुरुषों की संख्या कम है और स्त्रियों की संख्या ज्यादा है। आगे चलते हैं, जनसंख्या संगठन, ये भी एक प्रकार का ढांचा है और जब जनसंख्या संगठन मजबूत होता है, सारे की सारी विशेषताओं को लेकर के, चाहे वो लिंगानुपात हो, चाहे वो जनसंख्या घनत्व हो, ये सारे की सारे क्या कहलाता है, जनसंख्या संगठन कहलाता है। आगे देखते हैं, किसी भी देश की जनसंख्या को 3 वर्गों में बांटा है। पहला है आश्रित चर, दूसरा है कार्यशील चर, तीसरा है आश्रित चर। अब देखो आश्रित 2 बार आ गया, यानी कि युवा वर्ग में भी आ गया और वृद्ध वर्ग में भी आ गया। अब जो प्रौढ़ वर्ग है, ये प्रौढ़ वर्ग है 15 से 64, ये क्या रहेगा, ये कहलाएगी कार्यशील जनसंख्या। कौन सी जनसंख्या कहलाएगी, कार्यशील जनसंख्या कहलाएगी। आगे देखते हैं, किसी भी देश में कार्यशील जनसंख्या ज्ञात करने के लिए, किसी भी देश में कार्यशील जनसंख्या ज्ञात करने के लिए उस देश की आयु संरचना का अध्ययन किया जाता है। किसी भी देश में कार्यशील जनसंख्या ज्ञात करने के लिए उस देश की आयु संरचना का अध्ययन किया जाता है। वैश्विक आंकड़ों के अनुसार बात करते हैं, वैश्विक आंकड़ों की यदि मैं विश्व स्तर की बात करूं तो 6.8% जनसंख्या रही है केवल वृद्ध लोगों की। वृद्ध लोगों की जनसंख्या कितनी है, अब वृद्ध में स्त्री और पुरुष दोनों आएंगे। वृद्ध जनसंख्या में तुम्हारे 2004 के अनुसार कितना है, 6.8%। विश्व स्तर पर यदि वृद्ध जनसंख्या पर एक नजर डालें तो यूरोप सर्वाधिक है, यूरोप में कितना है 14.6%। आंकड़ा याद लेना, दी मोस्ट इंपोर्टेंट मेजरमेंट दोनों, सबसे अधिक और सबसे कम। यूरोप में 14.6%, उत्तरी अमेरिका में 12.5%, एशिया में 5.8 और अफ्रीका में 3.2। अब बात करते हैं राष्ट्रीय स्तर की, तो राष्ट्रीय स्तर में वृद्ध जनसंख्या में नंबर 1 पे जो चल रहा है वो चल रहा है जापान। मैंने अभी आपको उदाहरण दिया था कि जापान का 85 नहीं 90 साल का व्यक्ति भी सुबह मैराथन करता है, दौड़ लगाता है। अब आप देखो जापान में कितना स्वस्थ व्यक्ति है। जापान एशिया महाद्वीप का देश है, तो जापान ही एक ऐसा अपवाद है एशिया में जहां पर वृद्ध जनसंख्या सबसे ज्यादा पाई जाती है। कितनी है, 18.27%। जर्मनी में 17.17, फ्रांस 16.21, ब्रिटेन 15.9। तो पहले बच्चों ये था तुम्हारी विश्व में आयु संरचना वाला टॉपिक। अब इस टॉपिक को पहले पार्ट चालू कर दिया गया है। आज लेसन 4 का पहला वीडियो में डाल दिया गया है। विश्व जनसंख्या संरचना 4 पॉइंट यहाँ कर दिया है मैंने, अध्ययन बराबर कीजिए। और यहाँ जो धर्मेंद्र सर है उनके द्वारा आपको पीडीएफ भेजी जा रही है, फाइल वगैरह भेजे जा रहे हैं, उन नोट्सों को आप फेयर कॉपी में उतार लीजिए। समय को बर्बाद मत कीजिए, जो समय को बर्बाद करता है एक दिन समय उनको बर्बाद कर देता है। इसलिए टाइम इज मनी, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, लेकिन अध्ययन कीजिए। ठीक है, किताबों को बंद नहीं करना है, किताबों को खोलना है। कारण आज 4 जुलाई आ गई, तुम्हारा सेशन चालू है बिल्कुल। यहाँ से जो वीडियो क्लास डाल रही है उनको बार बार देखिए। फिर भी कोई समस्या हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं उनकी सॉल्यूशन करूंगा। और या फिर आप जो संस्था प्रधान की जो नंबर है आपके पास, आप इसको फोन कर सकते हो, समस्या से आप अवगत करा सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो क्लास में उस पर दोबारा मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, मैं एक बार नहीं मैं 50 बार समझाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कोई मेरे को पूछने वाला चाहिए। ठीक है, थैंक यू क्लास, ओके क्लास।